और इस वक्त कश्मीर की बात करें, अब लद्दाख की बात करें, जो सबसे बड़ा इशू है जिस पे बात नहीं हो पा रही है, जिस पे बात नहीं की जा रही है, वो अकाउंटेबिलिटी है। जब आपकी पॉपुलर गवर्नमेंट होती थी तो हर आदमी खड़े होकर अपने एमएलए को, अपने चीफ मिनिस्टर को, अपने कैबिनेट मिनिस्टर को मोरिद इल्जाम ठहराता था, हर चीज पे सवाल करता था, हर चीज पे या तो करप्शन के इल्जाम लगते थे। वो चीज अब नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ खबरों के पीछे की खबर और कुछ ऐसी चीज़ें जो कहीं आपको दूसरे मीडिया में नहीं मिलती, वो कुछ इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कुछ खबरें ऐसी हैं, मुल्क के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां की खबरें आपको दिल्ली में या आसपास या बाकी मुल्क के हिस्सों में नज़र नहीं आती। अभी एक बड़ी अहम खबर है। एक तरफ तो हमारे चीन के साथ जो ताल्लुकात जैसे चल रहे हैं वो आप सबके सामने हैं। लद्दाख में क्या कुछ है, अरुणाचल प्रदेश में क्या कुछ है, और भारत सरकार एक तरह से उस पर बहुत सी चीज़ें ऐसा लगता है कि कहीं कुछ छुपा रहे हैं, ढक रहे हैं, पूरी बात नहीं बता रहे। और हमारे प्रधानमंत्री जी चीन का नाम ही नहीं लेते। डिफेंस मिनिस्टर साहब का भी तकरीबन इसी तरह का रुख है। इस बीच में जो तिब्बत के रूहानी लीडर हैं, जो भारत के हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला शहर में गवर्नमेंट इन एग्जाइल चला रहे हैं, वो बड़ा अजीब रूहानी मंजर होता है। मैं भी एक बार वहाँ गया हूँ। वो लीडर इस वक्त जम्मू कश्मीर और उसके बाद लद्दाख के दौरे पर हैं। तकरीबन 1 महीना वो लद्दाख में रहेंगे। लद्दाख के बारे में मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि वहाँ 2 अहम इलाके हैं। एक तो लेह, जिसमें बौद्ध कम्युनिटी, बौद्धिस्ट ज़्यादा हैं, और एक करगिल, जहाँ मुसलमानों की आबादी निस्बतन ज़्यादा है। उन दोनों इलाकों में वो उनकी विजिट की क्या अहमियत है, इस वक्त में भारत और चीन के बीच में जो कुछ है उस विजिट की क्या अहमियत है, क्यों कुछ ऐसा हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारत सरकार का कंसेंट कहीं ना कहीं है कि वो वहाँ गए हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आज ख़ास मेहमान हैं सज्जाद हुसैन करगिली साहब, जिन्होंने पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा है बहुत ही मजबूती के साथ, और समाज सेवी हैं और जर्नलिस्ट हैं। जनाब सज्जाद हुसैन करगिली साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को, आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि आप इतने लंबे अरसे से आप वहीं के रहने वाले हैं, वहाँ के हालात अच्छे से जानते हैं, और आर्टिकल 370 के हटने के बाद के हालात भी आपके सामने हैं। इस वक्त भारत और चीन के बीच में जो टेंशन की सूरत हाल है, टेंशन बॉर्डर पर और राजधानियों में सुकून, तकरीबन इस किस्म की हालत है। तो ऐसी हालत में लद्दाख के ये जो विज़िट है दलाई लामा की, जो 14वें लामा हैं तिब्बत के रूहानी लीडर, उनकी विज़िट का क्या मतलब है, क्या कुछ है उसमें? काज़मी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपको मालूम है और हमारे जितने भी नाजरीन हैं जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, उनकी नज़र में ये बात गुज़र चुकी है, उनकी नज़र से, और बहुत सारे लोग जानते भी हैं कि इस वक्त जो चाइना और भारत का जो रिलेशन है वो गुज़श्ता तकरीबन 2019 से लेकर के अब तक हालात सही नहीं रहे। और ख़ास कर हमने देखा कि एक गलवान, वादी गलवान में जो वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में हमारे बहुत सारे जो सिपाही है, जवान है, वो उन्होंने अपनी प्राणों की जो आहुति दी। लेकिन उसके साथ साथ ये सिलसिला अभी तक तातुल का शिकार है। मोर देन 14 राउंड ऑफ टॉक्स हमारे हुए हैं डिप्लोमेटिकली, और डिफेंस फौज के दरमियान भी जो बातचीत है वो बातचीत का सिलसिला चल रहा है। लेकिन चाइना जो है, चाइना और भारत के जो रिलेशन है, और हमारे विदेश मंत्री भी बोल चुके हैं, वज़ीर ख़ारिजा भी, कि हालात जो हैं वो हसास हैं, मामूल पर हैं लेकिन हसास हैं। तो ये सिचुएशन अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन जहाँ तक
द 14 दलाई लामा जी का ताल्लुक़ है। तो दलाई लामा जी का ख़ुद ज़ाती तौर पर लद्दाख से एक गहरा राबिता माजी में भी रहा है। 2018 में भी दलाई लामा जी ने विज़िट किया था, लेह में भी और करगिल में भी, और वहाँ के मुस्लिम जो लोग हैं, मुसलमान जो हैं लद्दाख के, उन्होंने भी उनका वालिहाना इस्तकबाल किया और काफ़ी उन जगहों में गए। और यहाँ तक कि एक बार अमेरिका में किसी जर्नलिस्ट ने दलाई लामा जी से पूछा था कि आप की नज़र में कोई ऐसा शहर या ऐसी जगह बताओ जो पीस के लिए जानी जाती हो। तो ये हमारे एक बुद्धिस्ट कम्युनिटी के एक वरिष्ठ शख्सियत हैं, उनसे नकल कर रहा हूँ मैं। तो दलाई लामा जी ने कहा कि आप अगर पीस और हारमोनी का एक जीता जागता सबूत देखना चाहते हैं तो आप करगिल जाइए। तो उनको करगिल का, लेह का, लद्दाख पूरे इस क्षेत्र का बहुत ज़्यादा उन्हें उनसे दिलचस्पी है, लोगों से मोहब्बत है और एक वालिहाना अक़ीदत लोगों की मतलब मोहब्बत जुड़ी हुई है। और लद्दाख की एक वाज़े जो एक हमारी जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी का उनकी जो मजहबी जज्बात हैं या उनके स्पिरिचुअल लीडर भी दलाई लामा जी हैं, तो उनका विज़िट जो है वो मामूलन इस इलाके में होता है और ये प्योरली स्पिरिचुअल विजिट होता है, पॉलिटिकल नहीं होता है। हाँ, ये बात अलग है कि जियो पॉलिटिकली इसको पॉलिटिकल रंग से भी देखा जाता है, लेकिन उनका कोई इस तरह का पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी नहीं होता, कोई पॉलिटिकल बयानबाजी भी नहीं होती, लेकिन प्योरली रिलीजियस तौर पर के वो देखते हैं। और लद्दाख की लेकिन उनकी शख्सियत ऐसी है जिसके सियासी मानी ज़रूर हैं और वो समझना होगा, क्योंकि हम चूँकि जर्नलिस्ट हैं और बहुत सी चीज़ें हत्ता के मजहबी जो मौके होते हैं उस पर बड़े लीडरों के पैगाम किसके आए किसके नहीं आए, हालांकि वो मजहबी मौका होता है लेकिन उसके भी मानी समझे जाते हैं। बिल्कुल। तो ये इतने अहम लीडर जो एक लंबे अरसे से भारत सरकार ने उनको पनाह दी हुई है, न सिर्फ पनाह दी हुई है बल्कि गवर्नमेंट इन एग्जाइल उन्होंने बनाई हुई है, ये तो और बड़ी पोजीशन होती है। बिल्कुल ऐसी ही जैसे यमन के अब्द रब्बू मंसूर हादी सऊदी अरब में बैठे हों, तकरीबन ऐसी हालत है। वो खैर वो प्रेसिडेंट रहे, लेकिन ये तिब्बत के एक बड़े लीडर हैं। फ़िलहाल जो दलाई लामा जी का जो एग्ज़ाइल हुआ 59 में, तब से लेकर के आज तक वो भारत के गेस्ट हैं, हमारे यहाँ मेहमान की हैसियत से वो रह रहे हैं और भारत सरकार ने भी उनका फुल समर्थन किया है, फुल सपोर्ट उनको मिला है। और आज लद्दाख में भी जो जब वो विज़िट कर रहे हैं तो वो लद्दाख के स्टेट गेस्ट हैं और उस हैसियत से भी ज़रूर हैं। और जैसे कि आपने उनका बयान भी पढ़ा होगा, अभी कल ही उनका बयान भी आया है कि वो किसी ने चाइना के हवाले से उनसे जब पूछा तो उन्होंने साफ कह दिया कि भाई मैं चाइना की इंडिपेंडेंस की बात नहीं करता, मैं जो है ऑटोनॉमी की बात करता हूँ, ताकि वहाँ का बुद्धिस्ट जो कल्चर है वो बिल्कुल जो है वो प्रेजर्व रहे, वो मजबूत रहे। तो यही, लेकिन उन्होंने तो बाकायदा राइवल लामा भी एक बनाया हुआ है चाइना की। तो हमेशा ये एक कोशिश रहती है कि किसी न किसी तरीके से दलाई लामा जी को डिस्क्रेडिट कर दें। लेकिन वो फिलहाल तक अभी तक जो उनकी कोशिशें हैं वो कोशिशें कामयाब नहीं हो पाई। और ग्लोबल तिब्बत में अवामी सतह पर भी उनको और इसी तरह से चाहा जाता है। तिब्बत के अंदर लोगों का रेजिस्टेंट बहुत ज़्यादा है और जो गवर्नमेंट का ऑपरेशन है उसके खिलाफ लोग, चीन के खिलाफ, जी बिल्कुल, लोगों के जज्बात जो हैं वो बिल्कुल मजरूह हैं। और बार बार हम वहाँ तिब्बत से सुनते हैं कि वो अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं। और तकरीबन 5-10 साल कबल हमने देखा कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक आंदोलन चला जिसके नतीजे में चाइना ने बिल्कुल ब्रूटलिटी के साथ उसको कुचलने की कोशिश की। लेकिन जो मेरा ये मानना है कि दलाई लामा जी तो क्लियरली ये बोलते हैं कि मैं तिब्बत को जो है चाइना से आज़ाद करने की बात नहीं करता, मैं तो एक इंटरनल ऑटोनॉमी की बात करता हूँ। और कहीं ना कहीं ये बात एक लॉजिकल भी बन जाती है कि जहाँ पे एक कल्चर है, जैसे अभी हम लद्दाख में हैं तो हम विद इन स्टेट, हम लद्दाख के अंदर लद्दाख के कल्चरल आइडेंटिटी, वहाँ के जो हमारा फ्रेजाइल इन्वायरमेंट है, हमारे लैंड राइट्स हैं, हमारे जॉब सिक्योरिटीज़ है, उसके प्रोटेक्शन और उसके प्रिजर्वेशन के लिए भी हम जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन दलाई लामा जी का यही मानना है कि तिब्बत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑटोनॉमी हो, डेमोक्रेसी मिले, लोगों को अपना कल्चर को, अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने का मौका मिले। और अच्छा इसमें
चीन और भारत के बीच में जो इस वक्त जो तनाव है, इसका कहीं कोई ताल्लुक, कहीं कोई भारत की तरफ से कोई सॉफ्ट मैसेज देने की कोई कोशिश क्या है? मतलब थोड़ा सा और अगर डेप्थ में जाया जाए तो शायद कुछ ना कुछ ऐसा। देखिए, ये जो G20 का इजलास हो रहा है लद्दाख के अंदर, तो इसको तो आप कह सकते हैं कि एक मैसेज है चाइना के लिए, उन तमाम ताकतों के लिए जो लद्दाख को लेकर के हमेशा ऑब्जेक्शंस करते रहते हैं इंटरनेशनल फॉर्म्स पे। लेकिन चूंकि मैंने कहा कि दलाई लामा जी का व्यक्तिगत तौर पर, पर्सनली, ज़ाती तौर पर, तो ये G20 की समिट होने जा रही है, G20 की मीटिंग्स होने जा रही हैं लद्दाख में, उसके लिए नोडल ऑफिसर्स जो है वो बाज़ाब्ता तैनात किए गए हैं। और इसके बारे में तो आप कह सकते हैं कि जाहिर सी बात है कि ये एक मैसेज होगा चाइना के लिए, ये मैसेज होगा उन ममालिक के लिए जो लद्दाख को लेकर के काफ़ी ऑब्जेक्शनेबल पोजीशन रखते हैं। इंटरनेशनली एक मैसेज है। लेकिन ये भी देखना ज़रूरी है कि G20 में चाइना खुद भी शामिल है। और दूसरी तरफ जो भारत की जो पॉलिसी रही है अभी तक, वो एक कंफ्यूजिंग पॉलिसी रही है। एक तरफ डिफेंस जो है वो पूरी तरीके से मजबूती से, हम जो है हमारी डिफेंस फोर्सेस जो है वो बड़ी मजबूती से तैनात है। 50,000 जैसे खबरों में कहा जाता है कि 50,000 ट्रुप्स जो है हमारा आज भी चाइना बॉर्डर पे तैनात हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है जो सियासी हिकमत अमली है, कहीं ना कहीं उसमें जो कमी है, उस कमी को दूर करने की कोशिश के तौर पर ये जो G20 का इजलास है ये लेकिन कुछ ऐसे आंकड़े हैं, ऐसी खबरें हैं कि मोदी सरकार जिन दो बड़े लोगों को, कारोबारी लोगों को, अडानी और अंबानी, उनको जिस तरह से वो सपोर्ट करते रहे हैं, वो बहुत ही खुली किताब है, अब कोई उसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। और तो उनके चीन के साथ उसी तरह से कारोबार बहुत मजबूती से चल रहे हैं, वहाँ कोई कमी नहीं आई है। तो उसके क्या मानी है जब एक तरफ आप पूरी तरह से कारोबार फुल थ्रॉटल भी चलाते रहें और फिर इधर ये भी करें, तो इसके क्या मानी? मतलब एक जर्नलिस्ट के तौर पर आपको ये एक ग्लोबल पॉलिटिक्स में अगर हम देखेंगे कि चाइना जो है वो दरअसल, चाइना बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं पूरी दुनिया में जहां हम देखते हैं कि जो दूसरे मुद्दों की तरफ आवाम की तवज्जो जो है वो उसकी तरफ मबजूल कराते हैं, उस पर मरकूज़ रखते हैं। और लेकिन जो उनकी हकीकी जो पॉलिसी है, दरपर्दा जो उनके रवाबित होते हैं, वो अपनी जगह पे कायम रहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम आज अपने मुल्क के अंदर की अगर बात करें तो बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जहां आपको कम्युनलिज्म, हेड पॉलिटिक्स, ये सारे इश्यूज़ तो हैं, लेकिन इन इश्यूज़ के नाम पे जो असल मुद्दे हैं उन्हें दबाया जा रहा है। जैसे कि जॉब की बातें हों, रोज़गार का जो इशू है सबसे बड़ा कंसर्निंग इशू है। हमारा रुपया गिरता जा रहा है, उस पर कभी बात नहीं होती, महंगाई बढ़ती जा रही है, उस पर जो असल मुद्दे हैं उनसे तवज्जो हटाने के लिए इस तरह के फेक जो इश्यूज हैं वो उनको मजबूती के साथ सामने लाया जाता है और एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जाती है। तो चाइना वाला हिसाब किताब भी तकरीबन ऐसा ही है। हम बहुत सारी जगहों पे हम चाइना के साथ जो है इस वक्त, एक ज़माना ऐसा था जब आप अपोजिशन में थे तो कह रहे थे कि लाल लाल आंख करके हमें चाइना से बात करनी चाहिए, लेकिन आप जब हुकूमत में हैं तो आप कह रहे हैं कि नहीं कोई गुस्सा है, नहीं किसी ने हमारी ज़मीन ली है। तो ये जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं, तो ये जो मुतज़ाद बयानात हैं, तो इसको संजीदगी से देखने की ज़रूरत है। और ये जो इंटरेस्ट है किसी भी मुल्क में, अगर आप देखेंगे तो कोई परमानेंट फ्रंट होता हो या ना होता हो, लेकिन इंटरेस्ट हमेशा परमानेंट होता है। मैं आपको एक मुझे याद आ रहा है कि इस वक्त जो हमारे मुल्क के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी, वो जब वो बीजेपी के प्रेसिडेंट थे और स्पोक्स पर्सन भी थे, तो मुझे याद है कि एक ब्रीफिंग में उन्होंने बहुत ही दिलचस्प बात की। जब वो वाजपेयी जी की सरकार थी तो उस वक्त कुछ सवालात कर उलझा रहे थे पत्रकार, उन्होंने एक बात कही बहुत ही दिलचस्प कि देखिए पॉलिटिक्स का गोल्डन रूल ये है कि पॉपुलिज्म वाइल इन अपोजिशन, रियलिज्म वाइल इन पावर। तो ये मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब ये हुआ कि जब आप अपोजिशन में हो तो आप खूब शोर मचाएं, और जब सरकार में हो
तो आप हकीकतों की बुनियाद पर अपने फैसले लें और अपना ये करें। तो क्या क्या उसी के नज़दीक फारसी में भी जैसे कहावत है, दराब गिल माही गिरफ्त है, यानी पानी जब गदला होता है तभी जो है वो मछली पकड़ी जा सकती है आसानी से। जी जी। तो ये जो किसी भी मुआशरे के अंदर, किसी भी मुल्क के अंदर जो असल मुद्दे हैं, असल इश्यूज़ हैं, वो तभी दब जाते हैं जब आप पानी इतना गंदा करते हैं, यानी ऐसे ऐसे मसाइल उठाते हैं कि लोगों को उन इश्यूज़ में बिजी रखते हैं। मान लीजिए कि आप 5 अगस्त से पहले जो हर रोज़ कश्मीर पे कोई ना कोई टॉपिक होता था, हर रोज़ कश्मीर को लेकर के बात होती थी, लेकिन 5 अगस्त के बाद कश्मीर के किसी भी रियल इशू पे बात नहीं होती है, कोई डिस्कस ही नहीं होता है। और आज तो लोग तकरीबन बिल्कुल ऐसा लगता है, बिल्कुल ऐसा का रोल भी ऑलमोस्ट भूल ही गए। नहीं, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे खबरों पर कोई पाबंदी लगी हुई है। और मैं वाकई में चूँकि सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें बताई जा सकती हैं और कहा जा सकता है, मैं खुद श्रीनगर के कुछ जर्नलिस्ट से कभी कभी बात करता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि वो सब नहीं बता रहे जो कुछ वहाँ हो रहा है। तो ये एक बहरहाल एक बहुत ही कंसर्निंग इशू है ह्यूमन राइट्स। आज तो ह्यूमन राइट्स की बात, आप हिंदुस्तान में जो सबसे ज़्यादा आज़ाद और ख़ुद मुख्तार कोई इदारा था तो वो पार्लियामेंट। जी। और आज की खबर यह है कि पार्लियामेंट में कुछ ऐसे अल्फाज आपने आप दीवार पे लगाए जाएंगे कि भाई इन अल्फाज का उपयोग, इन अल्फाज का इस्तेमाल जो है आप पार्लियामेंट के अंदर नहीं कर सकते। तो यही मैं हाल ही में अभी कुछ देर पहले मैं पी चिदम्बरम जी को सुन रहा था किसी इंटरव्यू में, तो वो कह रहे हैं कि मैं तो सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहा हूँ, यानी मुतबादिल अल्फाज कि अगर ये लफ्ज़ यूज़ ना करें तो इससे मिलता जुलता कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता। तो ये सिचुएशन है। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ आपको बोलने पर, सोचने पर, खाने पर, पहनने पर पहरे हों, और उन अल्फाज में वो भी हैं जैसे दोहरा चेहरा। अब दोहरा चेहरा जो है बिल्कुल आम लफ्ज है, और दो लोगों में अगर कोई वादा किया जाए, एक कोई वादा करे और वो उसे पूरा ना करे तो उसको दोहरा चेहरा कहते हैं। दोहरा मेयार भी, दोहरा मेयार, या कुछ और ज्यादा आम जबान के तौर पर दोगला कह दिया जाता है। तो ये सब भी नहीं कहा जाए तो वाकई एक ये बहुत ही चिंता की बात है कि डेमोक्रेसी में फिर अपोजिशन किस तरह से एड्रेस करे इश्यूज़ को और सरकार को। तो अब ये बताइए कि अब क्या सूरत हाल है। मैं वापस फिर जम्मू कश्मीर के बारे में भी थोड़ी सी बात हो जाए, वहाँ के अब क्या हालात हैं, क्या है ये जो आपने बताया 5 अगस्त 2019 में जो आर्टिकल 370 35A हटा, उसके बाद एक लंबे अरसे तक तो वहाँ लॉकडाउन रहा, फिर पूरे मुल्क ने लॉकडाउन का मजा चखा, फिर एहसास हुआ कि शायद यानी किस तरह से कश्मीरी लोग रह रहे होंगे। तो अभी क्या सूरत हाल है? देखिए, जहाँ जब डेमोक्रेसी नहीं होती है, पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं होती है, वहाँ अकाउंटेबिलिटी का फुकदान होता है। और इस वक्त कश्मीर की बात करें, आप लद्दाख की बात करें, जो सबसे बड़ा इशू है, जिस पे बात नहीं हो पा रही है, जिस पे बात नहीं की जा रही है, वो अकाउंटेबिलिटी है। जब आपकी पॉपुलर गवर्नमेंट होती थी तो हर आदमी खड़े होकर अपने एमएलए को, अपने चीफ मिनिस्टर को, अपने कैबिनेट मिनिस्टर को मोरिद इल्ज़ाम ठहराता था, हर चीज़ पे सवाल करता था, हर चीज़ पे या तो करप्शन के इल्ज़ाम लगते थे। वो चीज़ अब नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया, बल्कि ये कि जो एक चलन था अकाउंटेबिलिटी का, वो चलन ख़त्म हुआ और आज किसी से कोई सवाल नहीं है। आज कोई आपसे ये पूछने वाला नहीं है कि ये रोड ठीक क्यों नहीं हो रही है, बिजली क्यों नहीं मिल रही है, राशन क्यों नहीं मिल रही है, और ये करप्शन है ये क्यों हो रही है। तो ये तभी मुमकिन होता है जब अवामी हुकूमतें हों यहाँ पे, और इस वक्त यहाँ एक ब्यूरोक्रेसी का राज है। तो जब तक आवाम को वो इख्तियारात नहीं मिलते, जब तक जमहूरियत बहाल नहीं होती, मुझे नहीं लगता है कि कश्मीर में हालात जो है वो मामूल पे आएंगे। आप हर सन्नाटे को आप ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ खामोशी है। बिल्कुल। तो वैसे जो बात आपने कही अकाउंटेबिलिटी की कमी की, वो मुझे ऐसा लगता है कि मुल्क के कुछ बाकी हिस्सों में भी ऐसा एहसास होने लगा है। और सरकार का जो सबसे बड़ा जो क्रिटिक है आज के दौर में, अगर सरकार पे जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म किया जा सकता है वो यही किया जा सकता है कि सरकार अकाउंटेबिलिटी को ख़त्म करना चाहती है।
अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो फिर कोई किसी से सवाल नहीं कर सकेगा। और कोई किसी से सवाल नहीं कर सकेगा तो फिर आप देख सकते हैं एक एक्टिविस्ट को 5 मुख्तलिफ बहानों से 5 मुख्तलिफ जगहों में वो फिराया जाता है, FIRs कराए जाते हैं। आप हाल ही में मोहम्मद जुबैर की आपने सिचुएशन देखी, तो ये तो एक डिलिबरेट अटेम्प्ट है। और हैरत की बात ये है कि कहीं से कोई नोटिस नहीं है, कोई नोटिस ही नहीं लेता। गोया ऐसा लगता है कि कोई ये नॉर्मल हो गया, कानून का कोई पाबंद ही नहीं है। कानून जो है वो कानून के दायरे इख्तियार से ये लोग बाहर हैं। बिल्कुल। तो ये एक ऐसा जो हिस्स है, ये जो पैदा हो रही है, मुझे लगता है ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। ये इसमें वो सेंसिटिविटी जो होनी चाहिए वो उसकी कमी हो रही है। ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। और कोई ख़ास और कोई पहलू नया जो आपके यहाँ करगिल और लेह के जो कुछ मामला चल रहे थे? करगिल और लेह के दरमियान जो है वो मजबूती से वहाँ के लोग अपने जमहूरियत की बहाली, अवामी हुकूमत की बहाली, स्टेटहुड की बहाली, बिलखुसूस वहाँ लैंड और जॉब सिक्योरिटीज़ को लेकर के, अब क्योंकि नौजवान जो एक तबका है, नस्ल है, वो पूरी तरीके से बेरोज़गारी के बहुत ही एक बदतरीन दौर से वो गुज़र रहे हैं। तो उन तमाम चीज़ों को लेकर के इस वक्त लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने एक आवाज़ उठाई हुई है, और जिसको बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से क्रश करने की कोशिश भी की जा रही है। और कई बार इस कोशिश में हुक्मरान जमात के कुछ अफराद जो है वो नाकाम हो गए हैं। तो बस यही मुझे उसमें एक सवाल जहन में आया कि क्या अगर आप कंपेयर करें, चूँकि आप दोनों जगह को जानते हैं, श्रीनगर में कोई हक मांगने की आवाज़ उठाने के और लद्दाख में सियासी हक मांगने की आवाज़ उठाने में कितना फ़र्क है? क्या लद्दाख के लोग निस्बतन आज़ाद हैं? बिल्कुल निस्बतन आज़ाद हैं। और लद्दाख में बहुत हद तक वहाँ के चाहे वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी से हो या मुसलमान हो, वहाँ के लोगों को ज़्यादा रियायत हासिल है बनिस्बत कश्मीर के। और ये बहुत ही अहम पहलू है, क्योंकि दिल्ली से जब हम देखते हैं तो सब कुछ एक जैसा ही लगता है। कश्मीर में जो अगर आप एहतिजाज भी करते हैं, अगर आप कोई प्रोटेस्ट धरना प्रदर्शन करते हैं, तो लद्दाख में आप बहुत हद तक उसको सक्सेसफुली कर सकते हैं। लेकिन कश्मीर में ये चीज़ें बहुत ही हसास तरीके से देखी। जाहिर है वहाँ के जब टॉप लीडर्स को महीनों कैद-ओ-बंद में डाल दिया गया और उसके बाद जब वो निकल के आए तो वो कुछ भी नहीं बोल पाए। और आज भी जो मीडिया चैनल्स का जो पूरा हम-ओ-गम ही ये होता है कि इन लीडर्स को कैसे बदनाम किया जाए, इनको कैसे जलील करें, इनका कैरेक्टर असैसिनेशन कैसे करें। तो ये पूरी कोशिश लगी हुई है, पूरी एनर्जी लगी हुई है इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया की। अब आए रोज़ फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ देखेंगे, महबूब मुफ्ती के खिलाफ देखेंगे, उमर अब्दुल्ला के खिलाफ देखेंगे, या किसी भी लीडर के खिलाफ, वो जो भी लीडर हो जो सेंटर को लेकर के कोई क्वेश्चन कर रहा हो, अपनी बात कर रहा हो, उन सब को जो है वो निशाना बनाया जाता है, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने हमें वक्त दिया। सज्जाद हुसैन करगिली साहब, आप बहुत गहराई से चीज़ों को जानते हैं, इसलिए मैं भी बीच में कुछ सवालात आगे बढ़ते चले गए हालात को समझने के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबे गैप के बाद आपसे बात हुई। मैं बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।